देखिए, अपन ने भोजन स्वास्थ्य के प्रथम अध्याय में कुपोषण के बारे में जानकारी दी। अब अपना आज का दूसरा ऑनलाइन क्लास में लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में भी हम देखेंगे जल। जल का क्या हमारे शरीर में काम है और जल प्रदूषण से हमें क्या होना है। तो जल देखिए, जल एक ऐसा पदार्थ है जो इस पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी है, द्रव में भी पाया जाता है और जल वाष्प के रूप में गैस अवस्था में पाया। कहते हैं जल है तो जीवन है। भोजन के बिना आप रह सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और यह जल हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। भूमिगत जल है, वर्षा का जल है, कई प्रकार के स्रोतों से जल की प्राप्ति होती है। अब इसमें भी हमारा है पेयजल। पेयजल क्या है? पीने योग्य पानी को पेयजल कहते हैं। जो पानी हम पीते हैं वो पेयजल कहलाता है। अब पेयजल किसको कहेंगे, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात तो है वो रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। कैसा हो? रंगहीन हो, यानी उसमें कोई रंग नहीं होना चाहिए, कोई रंग, और बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए। हानिकारक कीटाणुओं जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए। तीसरा हो सकता है उसमें दिखने अदृश्य अशुद्धियां भी नहीं होनी चाहिए। चौथा हो सकता है कि पानी का निर्धारित पीएच होना चाहिए। ऐसा यदि जल है तो वो कहलाता है पेयजल कहलाता है। पेयजल की क्या विशेषता हुई? रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, हानिकारक अशुद्धियों से कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए, उसका पीएच निश्चित होना चाहिए, और अदृश्य जो अशुद्धियां हैं वो उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? पेयजल कहते हैं। ये पेयजल के गुण हैं। अब आपने देखा होगा कि आपसे हम पूछेंगे भाई पेयजल, वो जल किस काम आता है? तो सब कहते हैं कपड़े धोने के, हमारे पीने के काम में आता है। तो पेयजल हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है? पेयजल का एक ही कार्य नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं। पेयजल जो है बताते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लगभग 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। हमारे शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, वो सब किस पर आधारित होती हैं? जल पर आधारित होती हैं। हमारा शरीर की सारी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज, वो सब जल से होंगी। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल हमारे शरीर में से हानिकारक जहरीले पदार्थों को भी बाहर निकालता है। तो जल का ये दूसरा काम हो गया, हानिकारक पदार्थों को भी क्या करेगा? जल बाहर निकालेगा। कोई भी हानिकारक पदार्थ हैं, उन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। हानिकारक पदार्थों को जल बाहर निकालता है। हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वसा है, उस वसा को भी संग्रहित नहीं होने देता है। आपके शरीर में अतिरिक्त वसा संग्रहित नहीं होगी। विभिन्न प्रकार की बीमारी हैं, जैसे अस्थमा है, फेफड़ों का संक्रमण है। इन बीमारियों से भी अगर जल में आपूर्ति सही है तो बचा जा सकता है। शरीर में पर्याप्त जल के कारण शरीर में चुस्ती, ऊर्जा भी प्रदान करता है, चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। हमारे शरीर में क्या करता है? चुस्ती फुर्ती लाने का भी कार्य कौन करता है? आपके यह जल करता है। पथरी है, कहते हैं पथरी हो जाती है, स्टोन। अगर जल पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो पथरी के होने की भी संभावना क्या होती है? कम होती है।
जल पथरी नहीं होगी। तो ये सब जल के कार्य हैं। जल के आपने पुण्य कार्यों को देखें तो आपने देखा जल के कई कार्यों में आपने देखा है कि जल मेटा हमारी उपापचय क्रियाओं को सही बनाए रखता है, अतिरिक्त वसा को एकत्रित नहीं होने देता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पर्याप्त शरीर में पानी होती है तो हमको थकान भी महसूस नहीं होगी। हमारे शरीर में विभिन्न संक्रमण हैं, जैसे फेफड़ों का है, आपके फेफड़ों से संक्रमण है, जुखाम है, उसको नहीं होने देता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है और यदि अस्थमा आपकी बीमारी को भी रोकता है। पर्याप्त यदि आपके जल है, शराब जल पीते हैं तो पथरी की भी संभावना नहीं। ये सब क्या है, जल के हमारे शरीर में कार्य हैं। अब आप देखिए आज क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, विभिन्न क्रियाकलाप मानव के ऐसे हैं जो कि इस जल को प्रदूषित कर रहे हैं। यानी जल कैसा हो गया है, दूषित हो गया है, जिसको आप क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण होता है। जल के गुणात्मक और संगठनात्मक मात्रा रूप में जो परिवर्तन ही जल प्रदूषण की कहलाता है। अब दूषित जल है, दूषित जल में प्रोटोजोआ है, वायरस है, जीवाणु हैं, विभिन्न प्रकार के कृमियों का क्या हो जाता है, उस विभिन्न प्रकार के कृमि हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिससे कि जल से हमें विभिन्न प्रकार की हानियां होती हैं। तो ये दूषित जल से क्या है, वायरस का संक्रमण हो गया तो वायरस से संबंधित बीमारी हो जाएगी, जैसे कि आपके फ्लू है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, ऐसी बीमारियां दूषित जल के पीने से होती हैं। और क्या बीमारी हो सकती है, आपके हैजा है। हैजा जो बीमारी है, ये वायरस जनित जो जीवाणु जनित रोग है, ये हैजा भी क्या है, दूषित जल के पीने से होता है। तो दूषित जल के सेवन से हमारे शरीर में क्या हानियां हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार की हैजा वायरल बीमारियां हैं, बहुत सी जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं। टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, फ्लू है, पीलिया है, हैजा है, ये सारी बीमारी किससे होती हैं, आपके दूषित जल के पीने से। एक और रोग है जिसका नाम आपने सुना होगा, सन 2000 के बाद कोई भी कृमि नहीं पाया गया है, ऐसा एक भी रोगी नहीं पाया गया, वो है नारू रोग। नारू रोग प्रश्न आता है, किसके द्वारा होता है, कृमि के द्वारा होता है। एक कृमि है नारू रोग का, लगभग उसकी लंबाई हम देखेंगे तो 120 सेंटीमीटर होती है, धागे सदृश कृमि होता है। इसका नाम यदि देखेंगे तो नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम भी पूछ सकता है, कृमि का नाम क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक जो कृमि है, इसके द्वारा नारू रोग होता है। नारू उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चलाया गया था और आज सन 2000 के बाद इसके कृमि नहीं पाए, इसके कोई रोगी नहीं पाए गए। फिर भी आप देखेंगे इससे बचाव कैसे करें, पानी को छानकर उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। छानकर उबालकर ठंडा करके पिएंगे तो इस रोग से बच सकते हैं। ये जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस कृमि है, मादा कृमि, ये जल में अंडे देती है और ऐसे दूषित जल को पीने से इस रोग का क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। तो ये एक हमने देखा था जल का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और स्वास्थ्य से संबंधित आप देखेंगे तो एक और बीमारी हो जाती है जिसका हम अध्ययन करेंगे, मोटापा। मोटापा एक बीमारी है। क्या है मोटापा, आप देखें जब शरीर में शारीरिक वसा की मात्रा इस हद तक इकट्ठी हो जाती है कि आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, उस स्थिति को हम मोटापा कहते हैं। मोटापा शरीर की वह स्थिति है जब शारीरिक वसा इस
सीमा पर इकट्ठा हो जाए, इस जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालने लगे, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? मोटापा कहलाती है। एक बीमारी है, हमारी आयु को भी कम करता है मोटापा। एक बीएमआई का नाम सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक है, उसके द्वारा हम मोटापे की जानकारी करते हैं। 25 किग्रा प्रति मीटर से यदि है तो मोटापे की स्थिति में हम आ रहे हैं, और यदि 30 किग्रा प्रति मीटर बताया जाता है तो हम मोटापे में प्रवेश कर रहे हैं। किसका अनुपात है? ये हमारे शरीर के भार और लंबाई का ही एक अनुपात होता है, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। सामान्यतः कहा जाता है 1 फुट लंबाई पे लगभग 1 इंच पे 1 किलो लगभग, या 800-900 ग्राम लगभग वजन होना चाहिए। आपकी लंबाई जितनी है उसको देख लें और फिर उसके आधार पर +2 माइनस करके ऐसा चिकित्सक बताते हैं। अब मोटापे की बात है, तो मोटापा होता क्यों? मोटापे के क्या कारण हैं? मोटापा अगर हो गया है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं मोटापे से जुड़ी हैं, जैसे संधि के रोग हैं, जॉइंट्स के रोग हैं, हमारे हृदय के रोग हैं, कैंसर है, ऐसे रोग भी हो जाते हैं। निद्राकालीन है, श्वास की समस्याएं हैं, सांस फूलने लगेगी, जॉइंट्सों में दर्द रहेगा, पैर पे ज़्यादा वजन होने से जितने भी घुटने आदि की दिक्कत होती है, कैंसर और आपके हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ये सब मोटापे से जुड़े हुए रोग हैं। अब मोटापा कैसे बढ़ता है, क्या कारण है? यदि आप वसा युक्त भोजन कर रहे हैं, भोजन में वसा की मात्रा ज्यादा है, तो भी आपको मोटापा बढ़ता है। विभिन्न प्रकार के जंक फूड हैं। जंक फूड क्या होते हैं? फास्ट फूड होते हैं। जितने भी आज पाश्चात्य संस्कृति के अंदर हम जा रहे हैं और अपने जो पारंपरिक भोजन को न करके पाश्चात्य भोजन का उपयोग किया जा रहा है, ये हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व पूर्ति नहीं करते हैं। इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, अधिक ऊर्जा होती है, कैलोरी, जिससे कि ये जम जाती है और मोटापे का कारण बनती है। तो अधिक वसा युक्त भोजन करने से, जंक फूड खाने से, इसके अलावा ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग में भिन्नता के कारण, यानी जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक है, और भोजन जो आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उसमें असंतुलन है। उपयोग में ली ऊर्जा और खर्च ऊर्जा में जब असंतुलन हो जाता है तो भी मोटापा आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। व्यायाम नहीं करना, शरीर में हम कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारा मोटापा बढ़ सकता है। आपके शारीरिक क्रियाएं सही ढंग से नहीं होना, शरीर पर चर्बी चढ़ना, इसके अलावा जमना शरीर पर चर्बी। इसके अलावा एक और है, आपकी आउटू ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि है उसकी कम सक्रियता से भी मोटापा होता है। थायराइड की कमी से होता है, था गलगंड रोग होता है, पिछले बार हमने लेक्चर में अपने पहले। अब क्या है, इससे थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता से क्या हो जाता है, आपके एक प्रकार से मोटापा भी बढ़ जाता है। तो मोटापा कोई अच्छी बीमारी नहीं है। मोटापा होने से कई सारी बीमारियों को अपने साथ वो क्या करती है, आगमन करती है, अपने साथ लेकर आती है। तो ये एक बीमारी हमने स्वास्थ्य संबंध देखा, पेयजल के बारे में देखा, मोटापे के बारे में देखा। एक है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी भी कहते हैं। इस स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र होता है, इस यंत्र के द्वारा हम ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है, रक्तचाप मापी हिंदी में कहलाता है। और इसको सबसे पहले 1733 में स्टीफन ने घोड़े का रक्तचाप को मापा था। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 पारी की ऊंचाई के बराबर होता है। अब 120/80 का मतलब क्या है? हमारे जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है।
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये सिस्टोलिक ऊपर वाला होता है, इसको सिस्टोलिक दाब कहते हैं। सिस्टोलिक का मतलब है जब हृदय संकुचित होता है तो धमनी में जो प्रेशर होता है रक्त का, वो सिस्टोलिक दाब कहलाता है। और जब हृदय क्या होता है, शिथिल होता है, तो रक्त वाहिनियों में जो रक्त का दाब कम होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। दो प्रकार के दाब हो गए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हृदय संकुचित होगा तो धमनियों पर रक्त का दाब अधिक होता है, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब शिथिल होगा हृदय तो रक्त वाहिनियों में दाब जो कम होगा वो डायस्टोलिक कहलाएगा। ये 90 से 120 होना चाहिए और ये 60 से 80 होना चाहिए। इसलिए कहा गया है 120 और 80 स्वस्थ दाब होता है व्यक्ति का। ब्लड प्रेशर स्फाइगमोमैनोमीटर रक्तचाप मापी से नापा जाता है। जब धमनियों पर, जब रक्त वाहिनियों पर दाब कम होता है, धमनियों और नसों में प्रवाह कम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, निम्न रक्तचाप। दो प्रकार की बीमारी सुनी होगी आपने, निम्न रक्तचाप है साहब, इसको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है। एक निम्न रक्तचाप होता है, उच्च रक्तचाप। जब हमारी धमनी रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह कम होता है तो निम्न रक्तचाप। जब क्या होगा, निम्न रक्तचाप होगा तो रुधिर संपूर्ण शरीर तक नहीं पहुंचता है। जब अंगों तक नहीं पहुंचेगा सारे शरीर के, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, खाद्य पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे वह अंग क्या हो सकता है, अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। अस्थायी रूप से क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। मस्तिष्क, हृदय जैसे अंगों में ऑक्सीजन की, पोषक तत्वों की पूर्ति यानी नहीं हो पाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं अस्थायी समय के लिए, सामान्य रूप से काम नहीं करेंगे, और स्थायी भी हो सकता है कभी वो क्षतिग्रस्त हो जाए। ये क्या है, निम्न रक्तचाप। और उच्च रक्तचाप में देखेंगे, जब हमारी धमनियों में, नसों में, रक्त वाहिनियों में रक्त का दाब बढ़ जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, यानी 120 से अधिक हो जाता है। गुस्सा है, ईर्ष्या है, आपके क्रोध है, टेंशन है, कहते हैं टेंशन है, रात को सोया, टेंशन के कारण उसका क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या उसकी कोई पैरालिसिस हो गया, तो चिंता है, ईर्ष्या है, क्रोध है। अधिक तले मिर्च मसाले वाले भोजन खाने से भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। विभिन्न प्रकार की आपको वसा का उपयोग करने से भी हो जाता है। इसके अलावा घी, अचार है, मैदे से बनी हुई चीजें खा लें, हमारा श्रम कम कर रहे हैं, वसा ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे रक्तचाप बढ़ सकता है। ये सब क्या है, आपकी रक्तचाप बढ़ने के कारण है। यदि आपका इसमें समय से निदान नहीं किया तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। बताया था, उपद्रव्याप्त हो सकता है, धमनी फट जाए, ज्यादा प्रेशर हो जाए, उस जगह पर क्या हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए रक्त की, जिससे आगे के संबंध नहीं, रक्त नलिका फट भी सकती है, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन को ले जाने वाली धमनी फट गई हाई ब्लड प्रेशर के कारण, कोलेस्ट्रॉल वसा अधिक ले रहे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होगी। तो ये सब क्या कारण है, उच्च रक्तचाप। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। दूध, वसा की मात्रा को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, ताजे फल सब्जी खानी चाहिए, डिब्बे बंद सामग्री का कम से कम उपयोग करना चाहिए। वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए। तेल, वनस्पति घी से हानिकारक होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वसा वो क्या है, संतृप्त वसा है, तेल असंतृप्त वसा है, तो ये करना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम करने चाहिए, शारीरिक, सुबह 30 मिनट लगभग टहलना चाहिए, शारीरिक व्यायाम हो। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, अपना रक्तचाप से, धूम्रपान है, मदिरा सेवन है, इनसे भी हाइपरटेंशन, इन सब पर रोक लगाए। तो इस प्रकार अपन ने देखा स्वास्थ्य के लिए क्या है, पेयजल से क्या स्वास्थ्य को हानियां हो रही हैं,
मोटापा क्यों हो रहा है, ये भी मानव स्वास्थ्य कारण है, और हमारे रक्तचाप का भी बताया। तो इस प्रकार हमने 3 टॉपिक देखे आज लेक्चर 2 में। इसको आप घर पे रहेंगे, अध्ययन करेंगे, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए। घर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें, जब निकलें तो मास्क लगा के निकलें, तो ही आप कोरोना से बचाव अपना संभव है। धन्यवाद।